नमस्कार साथियों। आज की इस कक्षा में हम व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही छोटे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वाच्य। तो बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि वाच्य पर भी एक वीडियो बनाई जाए। वैसे तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कई बार एग्जाम में जब यहाँ से प्रश्न आते हैं तो हमें कंफ्यूजन होती है। तो आज जब आप इस कक्षा को देखेंगे तो मुझे लगता है वाच्य का जो टॉपिक है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और कक्षा के अंत में कुछ मुख्य बातें या कुछ ऐसी ट्रिक आपके सामने रखी जाएंगी जिससे आप देखते ही अपनी परीक्षा में सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो वाच्य की शुरुआत करें उससे पहले जानना जरूरी है कि वाच्य होता क्या है। वैसे इंग्लिश में आप वॉइस पढ़ते हैं। इंग्लिश में दो तरह की वॉइस होती है, एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है। लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो क्रिया का संबंध किससे है? बेसिकली अगर आप वाच्य की बात करेंगे तो वाच्य में प्रधानता किसकी है? क्रिया की। और क्रिया किसके अनुसार प्रयोग हुई है उसी की प्रधानता वाक्य में मानी जाती है। तो वाच्य से आप क्या समझते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है उसे ही क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है। वाच्य मुख्यतः क्या होता है? क्रिया किसके आधार पर प्रयोग हुई है या किसकी प्रधानता यहाँ पर दिखाई गई है। अगर कर्ता प्रधान होगा तो वहां पर हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अगर कर्म प्रधान होगा वाक्य में तो हम उसको कर्मवाच्य कहेंगे। और अगर इन दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं है ना तो आप उसको भाववाच्य कहते हैं। आगे इस पर हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करते हैं, तब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आए। बेसिकली वाच्य होते कितने प्रकार के हैं? पहला सवाल देखो, पहला सवाल आपका यहीं से निकलता है कि जो वाच्य है उसको किससे जोड़ कर देखते हैं या उसका संबंध किससे है? तो क्रिया से है, आपको ये याद रखना है। और वाच्य के प्रकार कितने हैं? तो वाच्य मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। एक तो किस आधार पर है? प्रधानता के आधार पर, कि किसी वाक्य में एक सेंटेंस होगा तो वाक्य में कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है। तो कहा गया है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है और जो प्रधान होगा वही हमारा वाच्य होता है। तो अगर कर्ता की प्रधानता होगी तो हमारा कर्तृवाच्य होता है। मान लीजिए कर्ता प्रधान ना होकर कर्म प्रधान हो गया, कर्म की प्रधानता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। जिसको आप कर्तृ को अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं, कर्म को आप पैसिव वॉइस कहते हैं। और हिंदी में एक तीसरा भी होता है भाववाच्य, जहां पर इन दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती, यानी ना कर्ता प्रधान होगा और ना ही कर्म प्रधान होगा, वहां पर भाव की प्रधानता मानी जाती है। तो ये आपको प्रकार समझ में आ गए। 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं और किस आधार पर? वाक्य में प्रधानता के आधार पर किसकी प्रधानता है। कर्ता में क्या होगा? यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। कर्ता की प्रधानता कहने का मतलब है कि जो क्रिया है ना वो इसी के अनुसार प्रयोग हो रही होगी। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म की प्रधानता, कर्म ही प्रधान होगा, इसी के अनुसार क्रिया प्रयोग की जाएगी। और भाववाच्य में क्या होगा? भाव की प्रधानता, भाव की प्रधानता अर्थात भाव के अनुसार। अब यहाँ भाव आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। किसी वाक्य में आप कर्ता की पहचान कर लीजिए, कर्म की पहचान कर लीजिए। अगर किसी वाक्य में कर्ता प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान नहीं है, तो बचता क्या है? हमारे पास भाववाच्य बचता है। आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ज्ञानी बनना है, हमें मेन मोटिव है चैप्टर को समझना और एग्जाम क्रैक करना। तो अगर दोनों की प्रधानता ना हो तो भाव प्रधान मान लेना है, आप ये मानकर चलिए। अच्छा, जब हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं तो आपने कहा इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसी को अगर कोई डाउट होगा ना तो आप लोग इसको पूछिएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस आधार पर हमने इसको कहा। एक हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे हमने कहा राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है। आप बहुत ध्यान से देखते हुए उत्तर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर समझ आ रहा है। दूसरा, अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि राम के द्वारा क्रिकेट राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता है। और तीसरा मैं यहां पर लिखूं
कि राम से खेला नहीं जाता, राम से खेला नहीं जाता। 3 तरह से आपने वाक्य लिखे, राम से खेला नहीं जाता। अब प्रधानता किसकी है, आप इसको कैसे पहचानेंगे? मैंने कहा राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वाक्य में कर्ता कहाँ पर है। तो कर्ता मतलब क्या होता है? कार्य को करने वाला। ध्यान से सुनिएगा, जिनको नहीं पता होगा बेसिक बातें उनको भी थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं कि कर्ता आखिर में होता क्या है। तो कार्य को जो करने वाला है ना, उसी को कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी मैं लिखने का काम कर रही हूँ, मैं बोलने का काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो इन सभी काम को करने के लिए कौन है? मैं हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन हूँ? कर्ता हूँ। अब इस क्लास के पीछे आप लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई के संदर्भ में आप कर्ता हुए। सुनने का काम आप कर रहे हैं, तो आप कर्ता हुए। तो जो भी व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, कार्य को करने वाला ही क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है। तो यहाँ पर राम क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर क्रिया क्या है? खेलना। और खेल कौन रहा है? तो राम खेल रहा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि क्रिकेट भी तो है, तो हम किसको प्रधान माने? राम को प्रधान माने या क्रिकेट को प्रधान माने या क्रिया को प्रधान माने? तो मैंने कहा कि प्रयोग के आधार पर इसका जब हम प्रयोग करके देखते हैं तो क्रिया किसके अनुसार आई है? राम क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ना चेंज करके देखिए, राम का लिंग परिवर्तन करके देखिएगा। आप कर दीजिए सीता क्रिकेट। क्या ये खेलता वही रहेगा? नहीं भाई, खेलती हो जाएगा। सीता क्रिकेट खेलती है। तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार परिवर्तित हो रही है? कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रही है, इसलिए आप कहते हैं कि यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि कर्ता की प्रधानता ज्यादा है। पूरी क्रिया जो है ना, वो कर्ता के ऊपर ही डिपेंड है। कर्ता के बदलते ही क्रिया भी परिवर्तित हो जाएगी। अब राम के द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, यहां बदल कर देखिए, राम को सीता करके देखिए। क्या मैंने कहा? सीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है या खेला जा रहा है। इस खेलने पे कोई परिवर्तन राम या सीता को बदलने पर नहीं आया। अब क्रिकेट को बदल कर देखिए, यहाँ पर कर्म क्या है? क्रिकेट है। किसको खेला जाता है? क्रिकेट को खेला जाता है। ठीक, क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। तो क्रिकेट की जगह पर आप कोई और ऐसा शब्द रखकर देखिए, फटाफट से आप लोग भी लिख सकते हैं कौन सा शब्द यहाँ पर रखना चाहेंगे। मैंने कहा कबड्डी, कबड्डी कर लेते हैं। कबड्डी खेला जाता है? नहीं भाई, कबड्डी खेली जाती है। राम के द्वारा कबड्डी खेली जाती है, सीता के द्वारा कबड्डी खेली जाती है। तो जैसे ही आपने क्रिकेट जो कि पुल्लिंग है उसका कोई स्त्रीलिंग बनाया कर्म की जगह पर, तो ये जाता है की जगह पर जाती है आ गया। जैसे एक इसको साधारण तरीके से आप समझ के देखिएगा कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, और जब आप पुस्तक पढ़ी जाती है, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मैंने कहा राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो पुस्तक चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, अब पुस्तक को आपने ग्रंथ में बदल दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ भाई? उसके अनुसार जो है हमारी क्रिया परिवर्तित हो गई। पुस्तक का ग्रंथ करेंगे तो आप कर्ता कोई भी रखें, स्त्रीलिंग रखें, पुल्लिंग रखें, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी जो क्रिया है वो परिवर्तित होगी कर्म के हिसाब से। और राम से खेला नहीं जाता। अब यहाँ पर देखो, कोई कर्म ही नहीं है, कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है ना। राम से खेला नहीं जा रहा, क्रिया हो रही, क्रिया करने में असमर्थ है वो, ज्यादातर यहाँ पर असमर्थता दिखाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा? भाववाच्य। राम से चला नहीं जाता, सीता से खेला नहीं जाता, इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो वहां पर भाव की प्रधानता होती है। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य बेसिकली होता क्या है। थोड़ा सा हम प्रयोग के आधार पर, ये तो हो गई बात कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर अगर हम बात करें, प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के, जो हमारा कर्तृवाच्य है ना, कर्तृवाच्य, ये 3 प्रकार से प्रयोग के आधार पर इसमें क्रिया आती है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आप परिवर्तित करते हैं अगर क्रिया को, तो कई बार हम ये कहते हैं कि क्रिया तो कर्ता के अनुसार ना प्रयोग होकर कर्म के अनुसार प्रयोग हो रही है, फिर हम सुकर्मवाची क्यों नहीं कह रहे हैं, कर्तृवाची क्यों कह रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेंगे। प्रयोग के आधार पर संस्कृत में भी वही हम पढ़ते हैं, संस्कृत का ही जो रूप है प्रयोग के आधार पर हिंदी में भी वही हो जाता है। कर्तरी प्रयोग, अगर कर्तृवाच्य में यानी कर्ता की प्रधानता के आधार पर कर्ता को ही प्रधान मान लिया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्तरी प्रयोगी।
यानी जो हमारी क्रिया है ना, किसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर? क्रिया का। टॉपिक समझ ना आए तो बताइएगा। मेरे हिसाब से इतना ध्यान से देखने के बाद तो इतना कुछ समझाने के बाद तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। कर्तृवाच्य में क्रिया जो है किस तरह से प्रयोग होती है, किस आधार पर प्रयोग होती है? तो एक तो कर्ता के आधार पर प्रयोग होती है, जिसको हम कर्तरी प्रयोगे कहते हैं, ठीक है। दूसरा किसके आधार पर प्रयोग होगी? कर्म के आधार पर, इसको हम कर्मणि प्रयोगे कहते हैं, ठीक है। ये संस्कृत में प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में भी जानना जरूरी है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है यहाँ पर। और तीसरा होता है भावे प्रयोग, भाव के आधार पर प्रयोग। ये कर्ता, कर्म और भाव नहीं बल्कि कर्तृवाच्य के अंदर ही क्रिया तीन तरह से प्रयोग हो रही है। ध्यान से देखिएगा कैसे प्रयोग हो रही है। सेंटेंस देखिएगा, मैंने कहा कि मोहन जाता है, मोहन जाता है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा कि मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई। और तीसरा प्रयोग मैंने इसका क्या कर दिया कि मोहन से चलिए मोहन जाता है, मोहन ने रोटी खाई और मोहन ने कुत्ते को मारा। यहाँ पर तीन वाक्य हैं और तीनों को हम प्रयोग के आधार पर कर्तृवाच्य में समझते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग हो रहा है। जहां पर कर्ता की प्रधानता होगी, कर्तृ प्रयोगे क्या होता है? जहां पर जो क्रिया है हमारी वो कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो रही है। तो मोहन जाता है, यहाँ पर आप राधा कर दीजिए, तो राधा जाती है। तो पूरी की पूरी जो हमारी क्रिया है ना, वो किसके अनुसार बदल रही है? कर्ता के अनुसार बदल रही है। तो ये कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। अब एक इसी तरह का सेंटेंस है, मोहन ने रोटी खाई। अब मैंने इसलिए इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है क्योंकि अब यहाँ पर अगर आप कर्ता को बदलेंगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्म के बदलने से फर्क पड़ेगा। इसीलिए इसको कर्मणि प्रयोगी कहा गया है, मतलब कर्म के आधार पर जहाँ प्रयोग होती है क्रिया की। तो मोहन ने रोटी खाई, अब मोहन ने की जगह पर आप कह दो राधा ने रोटी खाई, भाई सेंटेंस तो वही रहेगा ना, रोटी खाई। अब यहाँ पर कर्म हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? रोटी है। तो ये जो क्रिया है ना, ये कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही है बल्कि कर्म के अनुसार बदल रही है। मैंने कह दिया राधा ने या मोहन ने खाना खाया, समझिएगा इसको, खाना खाया। अब व्यक्ति वही है, कर्ता वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट बदल गया उसके साथ, तो क्रिया भी हमारी परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है। तो क्या आप इसको कर्मवाच्य कहेंगे? नहीं भाई, क्योंकि ध्यान रखिए कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आया है और ने कारक चिन्ह, अगर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आए तो वो कर्मणि प्रयोगे होता है, यानी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। लेकिन कारक चिन्ह अगर साथ में है ना तो वो कर्तृवाच्य ही होता है। इस वाले टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं पर कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है तो कर्म नहीं होगा बल्कि कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रयोग के आधार पर यहाँ जो है क्रिया बदल रही है। ठीक है, वाच्य के भेद जो है प्रधानता के आधार पर है, ना कि प्रयोग के आधार पर है। इस बात को समझिएगा। मोहन ने कुत्ते को मारा। अब मोहन ने किसे मारा? कुत्ते को मारा। अब सोहन ने कुत्ते को मारा, कुत्ते का बिल्ली कर दीजिए, मोहन ने बिल्ली को मारा। अब बिल्ली के बदलने से भी क्या क्रिया बदल रही है? नहीं बदल रही है। मोहन की जगह राधा कर दो, राधा के बदलने से क्या क्रिया बदल रही है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। आप कर्ता को बदल दीजिए, आप कर्म को बदल दीजिए, क्रिया हमारी वही की वही है। तो यहाँ पर क्या है? जब कर्ता की प्रधानता ना हो, कर्म की प्रधानता ना हो, तो तीसरा क्या बचता है? हमारा भाववाच्य बचता है, यानी भाव के आधार पर प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये भाववाच्य नहीं होगा, कर्तृवाच्य में ही किसके आधार पर प्रयोग हो रहा है? भाव के आधार पर प्रयोग हो रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पर बताया क्या है। जब आप वाच्य पढ़ते हैं ना, तो वाच्य में प्रधानता के आधार पर तीन भेद किए गए हैं। टॉपिक लंबा हो जाए कोई बात नहीं। प्रधानता के आधार पर
वाच्य के तीन भेद हैं कि इसमें कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। ये तो वाच्य हो गया, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब प्रयोग के आधार पर जो हमारा कर्तृवाच्य है उसके अंतर्गत तीन तरह से इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक तो कर्तरी प्रयोग होता है जहां कर्ता की प्रधानता होती है लेकिन वो रहेगा कर्तृवाच्य ही। एक में कर्म की प्रधानता होती है लेकिन ने कारक चिन्ह आएगा, वो रहेगा कर्तृवाच्य ही, ध्यान रखें। और तीसरे में भाव की प्रधानता होगी लेकिन फिर भी वो रहेगा कर्तृवाच्य ही। इस तरह से आप देखिए ने का प्रयोग हुआ है तो कर्तृवाच्य सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो सवाल आता है ना वो कर्तृवाच्य से ही पूछा जाता है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ गया होगा मेरे हिसाब से कर्तृवाच्य बेसिकली। अब मैं एक निष्कर्ष निकालती हूं, तो जहां क्रियाकर्ता के लिंग वचन के अनुसार कर्तृवाच्य बेसिकली होता क्या है, कर्तृवाच्य क्या होता है, जहां क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाए, वचन के अनुसार बदले, वहां पर क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। पहचान मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, जैसा कि मैंने कहा था। बेसिकली आप यहाँ पर ये समझिएगा कि यहाँ पर अगर कर्ता है, अगर कर्ता कारक है, कर्ता मतलब काम करने वाला एक सब्जेक्ट होगा, प्लस ने जुड़ा हो या फिर कोई भी कारक चिन्ह ना हो, शून्य कारक जिसको हम कहते हैं शून्य कारक। शून्य कारक का मतलब यहाँ पर क्या है कि कोई भी कारक चिन्ह ना हो, कोई कारक चिन्ह ना हो। इसको मैं लास्ट में एक जगह लिखवा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक। या तो देखो कर्ता तो रहेगा ही, क्योंकि कर्तृवाच्य है तो कर्ता जरूरी है। कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह, आप जानते हैं कारक चिन्ह जो है कर्ता कारक का ने कारक चिन्ह होता है तो ने प्रयोग होगा ही। या फिर कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग ना हो कर्ता के साथ, तब भी आपका क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। जैसे आपने कहा कि वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर वो यानी कर्ता तो है, कर्म भी है, लेकिन कोई भी यहाँ पर आप देखेंगे कारक चिन्ह प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ये कर्तृवाच्य है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वह के साथ रहा है लगा है। अब मैं किसी लड़की को रख दूं, राधा पुस्तक पढ़ रही है, हो जाएगा ना। तो जैसे ही हमने कर्ता को बदला, क्रिया ऑटोमेटिकली बदल गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्तृवाच्य का प्रयोग हो रहा है। मुझे लगता है ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य किस आधार पर, प्रधानता के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। कर्म की प्रधानता जहां पर हो वहां पर कर्मवाच्य माना जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप जो क्रिया है उसका संबंध कर्म के साथ बिठा पा रहे हैं, यानी कर्म के बदलने से क्रिया बदल जा रही है, शर्त यह है कि ने कारक चिन्ह ना हो। ये याद रखेंगे क्योंकि मैं पहले ही एक अपवाद के रूप में इसको बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर कर्म के साथ ने कारक चिन्ह पहले आया हुआ है कर्ता के साथ तो वो कर्तृवाच्य ही होगा। अब कर्म में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी और जो क्रिया है ना, क्रिया का लिंग और वचन, लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के साथ बदलेगा, लिंग और वचन के साथ परिवर्तित होगा। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो जहां पर कर्ता की प्रधानता ना हो बल्कि कर्म प्रधान हो और जो क्रिया है उसका लिंग और वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार पर परिवर्तित हो जाए, उसको आप क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। इससे पहचान आपको थोड़ा सा याद रखना है, के द्वारा या फिर ते का प्रयोग मिलेगा। यानी कोई भी वाक्य होगा जिसमें कर्ता के बाद के द्वारा या से का प्रयोग हो, वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि क्या ये कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है।
मैंने कहा कि कर्ता का लिंग और वचन क्रिया को प्रभावित करेगा, तो सीता की जगह पर राम लिखकर देखिए ना, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है, क्या कोई परिवर्तन आया क्रिया पर? बिल्कुल नहीं आया। हमने लिंग बदल दिया, फिर भी क्रिया हमारा जाता यानी पुल्लिंग में ही है। तो किस आधार पर ये ऐसा हुआ कि बदली नहीं? आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट कर्म हमारा क्या है? पत्र। अब पत्र को चेंज करके देखते हैं। सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है, सीता के द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है, या पुस्तक लिख लो, सीता के द्वारा पुस्तक। अब पुस्तक के साथ पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, पत्र पुल्लिंग है और पुस्तक स्त्रीलिंग है। मैंने कहा सीता के द्वारा पुस्तक लिखा जाता है, नहीं, गलत हो जाएगा ना, लिखी जाती है। अब यही आप राम के साथ करके देखिए, राम के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है। तो यहाँ पर कर्ता किसी को भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो कर्म के बदलने से। क्रिया किससे प्रभावित हो रही है? कर्म से प्रभावित हो रही है। तो आप कहेंगे प्रधानता किसकी है? कर्म की है। आप कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होती है, सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और नहीं पढ़ा है तो आप एक बार फिर से पहले इस टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद मुझे लगता है वाच्य पर आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो समझ आया होगा आपको। कर्म वाच्य में क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया का लिंग और वचन जो है वो कर्म के लिंग और वचन से प्रभावित होता है। यहाँ पर कारक चिन्ह के द्वारा या से का प्रयोग होता है, इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे। जैसे सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है या राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा जो कारक चिन्ह है, आगे बढ़ेंगे, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण एक वाच्य है, इसको हम कहते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में क्या भावनाओं की प्रधानता होगी? भाई भाव को आप कैसे ढूंढेंगे? तो ज्यादा परेशान मत होइए, आप कर्ता को पहचानिए, कर्म को पहचानिए, दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है तो तीसरा क्या होगा? भाव की प्रधानता हो जाएगी। जिसमें क्या हो? भाव की प्रधानता हो, उसको हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। यानी कैसे समझेंगे? जो हमारी क्रिया है, क्रिया न तो कर्ता से प्रभावित है, ना तो कर्ता से प्रभावित होने का मतलब कि उससे बदल नहीं रही है, ना तो कर्ता से प्रभावित है और न ही कर्म से। अब ना तो कर्म की प्रधानता है ना कर्ता की प्रधानता है, तो तीसरा क्या होगा? यहाँ पर भाव की प्रधानता होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कर्ता होगा, ठीक है, कर्ता के बाद ते हो और नहीं, ज्यादातर नहीं का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। से आपने कहा था कि कर्मवाच्य में भी है, तो यहाँ पर भी, हाँ बिल्कुल, से वहां पर भी है और से वहां पर होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है भाव में, एक तो आप याद रखेंगे क्रिया जो है अकर्मक होती है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, यानी कर्ता होगा, क्रिया होगी, लेकिन कर्म आपको नहीं मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि इसमें अक्षमता जो है दिखाई जाती है ज्यादातर। ये सवाल अक्सर ऐसे ही पूछा जाता है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा। जरूरी नहीं कि हर वाक्य नकारात्मक हो, अक्षम को दर्शाता हुआ हो, लेकिन ज्यादातर जो वाक्य होते हैं ना वो नकारात्मक होते हैं, अक्षमता या असमर्थता को दर्शाते हैं। अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम से चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता। अब राम कर्ता हो गया, भैया आपको पता ये कर्ता है, क्या यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। चलना क्रिया है। अब यहाँ नकारात्मक मैंने कहा अक्षमता प्रकट की जाती है, जाना भी क्रिया है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि ये भाववाच्य है ना। तो अब राम की जगह सीता करके देखिए ना, सीता से चला नहीं जाता, सीता को बदला, फिर भी क्रिया पर कोई असर हुआ नहीं, क्योंकि कर्म है नहीं तो कर्म अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। इसलिए क्या है यहाँ पर? भाववाच्य होगा, ना तो कर्ता की प्रधानता है ना ही कर्म की प्रधानता यहाँ पर दिखाई जा रही है। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। अक्सर ये वाक्य नकारात्मक होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई भी नकारात्मक वाक्य देखकर आप फटाफट से भाववाच्य लगा लें। भाववाच्य के अलावा जो कर्मवाच्य वो भी नकारात्मक हो सकता है, कर्तृवाच्य भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना ये है कि उस नकारात्मक शब्द के पहले कोई जो है ऑब्जेक्ट ना आया हो, कोई कर्म ना आया हो। ठीक है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो।
अब इसको थोड़ा सा हम एक ट्रिक जिसको आप कह सकते हैं कि एक ही जगह सब कुछ देख लें, ताकि आपको बार बार पूरा ना पढ़ेंगे ना, अगर इस एक पेज को पहचान को देख लेंगे तब भी आप आसानी से इस वाले टॉपिक को सॉल्व कर पाएंगे। हमने कहा कि वाच्य क्या होता है, जिसमें कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता दिखाई जाए, उसको हम उस आधार पर विभाजित कर देते हैं। तो इस आधार पर प्रधानता के आधार पर कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और हमारा भाववाच्य होता है। 3 तरह के हमारे वाच्य होते हैं। कर्तृवाच्य क्या होता है, जहां पर कर्ता तो हो, कर्ता के साथ कारक चिन्ह लगा हो ने, ठीक है, कर्ता के साथ कारक चिन्ह ने लगा हो, या फिर शून्य कारक। दूसरा हमने क्या कहा, शून्य कारक, यानी कर्ता है लेकिन कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम जाता है, राम जाता है, राम है, क्रिया है, राम खाना खाता है, यहाँ कर्म भी है, लेकिन जो हमारा क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है वो राम का होगा। जैसे आप परिवर्तन करके देखेंगे, सीता खाना खाती है। तो अगर कोई कारक चिन्ह नहीं है या फिर कर्ता के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, अब आप कहेंगे नहीं जुड़ने पर तो कर्म को प्रभावित करेगा। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रयोग के आधार पर जो कर्म के कर्तृवाच्य में प्रयोग के आधार पर हम कर्मणे जो है कर्मणी प्रयोगे रखते हैं, उसको हमने अलग से बता दिया है, ठीक है। तो अगर कहीं कर्ता के साथ नहीं है तो वो कर्तृवाच्य हुआ, कर्म में मत रखिएगा। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्ता के साथ के द्वारा लगा होगा, या कई जगह पर से का भी प्रयोग होता है। कर्ता ज्यादातर के द्वारा लगा होता है, जैसे राम के द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा रावण को मारा जाता है, तो राम के द्वारा कोई काम किया गया। अब भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता से के साथ एक नहीं शब्द जुड़ा होगा। मैंने अभी आपको बताया कि अक्षमता को दर्शाता है, अक्षमता को दर्शाता है ज्यादातर सेंटेंस के अंदर। तो कर्ता तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है। देखो, कर्म वाच्य में जो क्रिया है ना वो सकर्मक होगी, लेकिन जो हमारा भाव वाच्य है इसमें क्रिया अकर्मक होगी, क्योंकि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होगा। इस चीज को आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रिक है, इसको याद रखिए। कर्तृवाच्य कर्ता प्लस ने या कोई कारक चिन्ह ना हो, कर्मवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो, और भाववाच्य में कर्ता के साथ से हो और उसके साथ नहीं का भाव हो, तो आप वहां पर, और भाववाच्य में जो हमारी क्रिया है वो अकर्मक होती है, ठीक है। अब थोड़े से उदाहरण मैंने यहाँ पर रखे हैं अभ्यास के लिए, फटाफट से आप लोग भी इसको लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है और उसके आधार पर आप कौन सा वाच्य पहचान पा रहे हैं। इसको प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है। आप देखिए, मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ तो आप इसको माइंड मत करिएगा, मेरी स्पीड ही है बोलने की ऐसी। गीता रामायण पढ़ती है। अच्छा, जब आपको इस तरह के सेंटेंस मिले ना तो कैसे आप पहचानेंगे। मैंने कहा कर्ता और कर्म की पहचान करिए, उसके बाद क्रिया को चेंज करके देखिए। कर्ता और कर्म की पहचान करने के बाद क्या करना है, आपने क्रिया को चेंज करना है, क्या क्रिया बदल रही है। और दूसरा, कारक चिन्ह पर विशेष ध्यान रखेंगे, कारक चिन्ह जो है उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। गीता रामायण पढ़ती है, गीता करता है काम को करने का, काम पढ़ने का काम कौन कर रहा है, गीता कर रही है। तो गीता यहाँ पर करता है, तो चूंकि कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य होगा। कैसे कह दिया आपने कर्ता की प्रधानता, भाई ऑब्जेक्ट भी तो है ना रामायण। नहीं भाई, राम की जगह सीता की जगह राम रख के देखो ना, राम रामायण पढ़ता है। यहाँ पर रामायण के हिसाब से क्रिया चेंज नहीं हो रही है, बल्कि कर्ता के हिसाब से चेंज हो रही है। सीता ग्रंथ पढ़ती है, ग्रंथ पुल्लिंग है, फिर भी वो पढ़ती के साथ जाएगा ना। राधा के द्वारा आम खाया जाता है, मैंने कहा कर्ता हो, कर्ता के साथ के द्वारा लगा हो कारक चिन्ह, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य, क्योंकि अब प्रधानता कर्ता की नहीं है, किसकी है, आम की है। अब सीता के राधा के द्वारा आम खाया जाता है, आप कह दीजिए राम के द्वारा आम खाया जाता है, तब भी खाया जाता है, उसी तरह से प्रयोग हो रहा है। मैंने आम की जगह पर कर दो इमली रख दो, भाई क्या हुआ, राधा के द्वारा इमली, इमली स्त्रीलिंग है तो इमली खाया नहीं जाता, इमली खाई जाती है, राम के द्वारा इमली खाई जाती है। तो यहाँ प्रभावित क्रिया को कौन कर रहा है, ये कर्म कर रहा है, ठीक है। मोहन साइकिल चलाता है, अभी देखो ऑब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट भी है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो आपको देखते ही पकड़ लेना है कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, कर्तृवाच्य की प्रधानता हो जाएगी। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है,
राम से पुस्तक पढ़ी जाती है। राम से पुस्तक पढ़ी जाती है, बार बार करके पढ़ के देखेंगे ना, चेंज परिवर्तन नजर आएगा। सीता से पुस्तक पढ़ी जाती है, से तो लगा है, मैंने कहा अगर से और के द्वारा आ जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है, कौन सा वाच्य होता है, कर्मवाच्य। राम से ग्रंथ पढ़ा जाता है, भाई ग्रंथ लगाते ही ये पढ़ी का क्या हो गया, पढ़ा हो गया। राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर क्रिया को कौन प्रभावित कर रहा है, कर्म प्रभावित कर रहा है, इसलिए कर्मवाच्य हो जाएगा। एक से मैंने भाव में बताया था, से के साथ नहीं आएगा, ये भी याद रखना, तब वहां पर भाव होगा। मोहन से साइकिल चलाई जाती है, मोहन से साइकिल चलाई जाती है, मोहन से मोटर चलाया जाता है। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है ना, किसके आधार पर हो रहा है, इस साइकिल या मोटर के आधार पर हो रहा है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य होगा। अब मैंने कह दिया मोहन से साइकिल नहीं चलाई जाती, चलाई ही नहीं जाती, अब नहीं लगाने से क्या होगा, से के साथ नहीं लगा दे तो आप भाववाच्य इसको बना सकते हैं। बच्चों से घूमा जाएगा, बच्चों से घूमा जाएगा या बच्चों के द्वारा घूमा जाएगा, दोनों एक ही बात है। घूमना यहाँ पर क्रिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बच्चों से घूमा जाएगा, बच्चों के द्वारा घूमा जाएगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्ता तो है, बच्चे क्या है, कर्ता है, घूमना क्रिया है, जाना क्रिया है, तो आप कहते हैं क्रिया कैसी है, अकर्मक है, यानी इसके साथ कोई कर्म नहीं है, तो क्या घूमा जाएगा, कैसे घूमा जाएगा, कहाँ घूमा जाएगा। मैंने अपवाद में कहा था कि जरूरी नहीं कि हर जगह से के साथ नहीं आए, ठीक है, अगर कर्म नहीं है ना तो यहाँ पर क्या होगा, भाववाच्य होगा, ये भी याद रखें। एक सवाल किसी ने पूछा था कि जरूरी है हमेशा भाववाच्य नकारात्मक हो, नहीं भाई, अगर कर्ता है और क्रिया है, से जुड़ा हुआ है लेकिन कोई कर्म नहीं है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर भाववाच्य होगा। सीता फल लाएगी, ये नंबर क्या था, पता नहीं क्या था, देख लेते हैं एक बार। 7 नंबर, सीता फल लाएगी, सीता क्या लाएगी भाई, सीता फल लाएगी। राम फल लाएगा, सीता को बदलो राम को बदलो, इजीली आप पहचान पाएंगे, सीता फल लाएगी या राम फल लाएगा। किससे परिवर्तित हो रही है क्रिया, कर्ता के बदलने से परिवर्तित हो रही है, कर्तृवाच्य होगा। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर मेरे बदलने से कुछ नहीं होगा, ग्रंथ, रामायण, पुस्तक, इसके बदलने से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, ध्यान रखें। और रोहन से पढ़ा नहीं जाता, देखो यहाँ पर रोहन तो है, कर्ता तो है, से भी है, लेकिन पढ़ना क्रिया है, नहीं नकारात्मक अक्षमता प्रकट की गई है, जाना भी क्रिया है। तो अगर मैंने कहा अक्षमता या असमर्थता प्रकट की जाए तो वहां पर कौन सा कारक होता है, सॉरी कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर से का प्रयोग हो, से के साथ कोई कर्म आएगा तो कर्मवाच्य होगा, लेकिन से के साथ केवल क्रिया है, कर्ता और क्रिया है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। तो मुझे लगता है ये टॉपिक बहुत आसान था, आपको समझ आया होगा। एक टॉपिक एक जो मैंने लास्ट में बताया था ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि राम ने खाना खाया, ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, राम ने खाना खाया। अब आप कहेंगे इसको हम बदल लें, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। अब ये तो कर्म के हिसाब से बदल रहा है मैडम, हम क्या करें अब वही जो मैंने शुरू में कहा था ना कि कर्तृवाच्य में प्रयोग जो क्रिया का है ना वो 3 तरह से होता है, प्रयोग के आधार पर वो कर्तृवाच्य के ही भेद थे, कर्तरी प्रयोगी, कर्मणि प्रयोगी और भावे प्रयोगी, वो तीनों ही कर्ता के अंदर ही आते हैं, कर्तृ के अंदर ही आते हैं। तो कारक चिन्ह भी देखना है आपको, बाकी यहाँ सब छोड़ दीजिए किसके हिसाब से प्रयोग हो रहा है। राम के साथ कर्ता कारक ने चिन्ह जुड़ा हुआ है, कर्ता ने यानी राम ने, तो सीधे से आपने क्या कर देना है, कर्तृवाच्य कर देना है बिना सोचे समझे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भाववाच्य कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा कारक चिन्ह चीख चीख के कह रहा है कि भैया मैं करता हूँ। अब अगर आप इसको नहीं कहेंगे ना तो क्या होगा, फिर हम कारक चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे कि भाई हम कहते कर्ता कारक के साथ ने का चिन्ह आता है, तो कर्तृवाच्य में फिर ने का चिन्ह कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं ना। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देखो मुझे आंखें खोल के देखो, मैं ने के साथ प्रयोग हुआ हूँ, तो इसको देखो, इग्नोर मत करो, और यही से आपका कर्तृवाच्य जो है वो निकल कर आ जाए। तो ये वाच्य का टॉपिक मुझे लगता है अच्छे से समझ आया होगा। भाई नहीं समझ आया होगा तो इससे बेहतर मुझे लगता है अब दूसरी क्लास में समझाया जाएगा। तो जिसको नहीं समझ आया है, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
और अगर आपको लगता नहीं एक बार फिर से समझाने की ज़रूरत है, तो किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। थैंक यू।